So good morning student. The next topic is rotational spectroscopy. ठीक है, जो मैंने आपको जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक आइडिया दिया था, उसके बाद हम पढ़ते हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। रोटेशनल स्पेक्ट्रम होता क्या है, ठीक है। तो मैंने कल उसमें बताया था, उसमें रोटेशन मोशन होता है, ठीक है। अब इसकी डिटेल की बात करते हैं। इसको आप प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं। प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा या फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये होता क्या है, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन रोटेशनल लेवल टू अनदर रोटेशनल लेवल विद इन द सेम वाइब्रेशनल लेवल। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये मेरे पास दो वाइब्रेशनल लेवल है, बताया था ना, दो वाइब्रेशनल लेवल है, इसके बीच में बहुत सारे मेरे रोटेशनल लेवल्स हैं, ठीक है। तो इन रोटेशनल लेवल में से किसी में भी आपस में किसी भी दो रोटेशनल लेवल के बीच में अगर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस हो रही है तो उसको हम बोलेंगे प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। कि वो क्या देगा, वो ट्रांजिशन जो स्पेक्ट्रा देगी वो कौन सा आएगा, प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा, क्योंकि वो सेम वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में, एक ही वाइब्रेशनल लेवल है, उसके बीच में डिफरेंट रोटेशनल है, उनके बीच में अगर स्पेक्ट्रा आ रहा है तो वो क्या होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा आएगा, ठीक है। वाइब्रेशनल लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हो V से और रोटेशनल लेवल्स को रिप्रेजेंट करते हो J से। J की वैल्यू लाई करती है 0 से NH तक, ठीक है, 0 से NH तक वो आपके पास जाता जाएगा। तो इस तरीके से इसके रेस्पेक्ट में कि अगर किसी भी रोटेशनल लेवल में आपके इलेक्ट्रॉन का एब्जॉर्प्शन या एमिशन हो रहा है तो वहां जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो आपके पास क्या होगा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस है, क्या क्या, कि ये क्या होना चाहिए, ये जो स्पेक्ट्रा होता है ये बहुत ही लो एनर्जी लेवल का होता है, कि इनमें जो रोटेशनल एनर्जी लेवल से इतने क्लोजली स्पेस्ड होते हैं कि इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वो बहुत ही कम होगा। उसके बाद ये IR या माइक्रोवेव, भाई एनर्जी जो कम होती है वो किस में आती है, IR या माइक्रोवेव रीजन के अंदर आती है। दूसरी चीज, मॉलिक्यूल शुड हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट, कि मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट होना जरूरी है। इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन यही है कि वो मॉलिक्यूल ही रोटेशनल स्पेक्ट्रा देंगे जिनके अंदर परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। परमानेंट डायपोल मोमेंट होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल आपके पास क्या हो जाएगा, पोलर, ठीक है। अब पोलर हो गया तो उसके पास क्या आ गया, नहीं दिख रहा है यहाँ का, भाई मॉलिक्यूल आपके पास क्या आ गया, पोलर हो गया, ठीक है। पोलर होने से क्या होगा, ये मॉलिक्यूल जो है या तो अपने इलेक्ट्रॉन को एमिट कर लेगा या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसकी टेंडेंसी हो जाएगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के साथ ये इंटरेक्ट करके या तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसलिए ये कंडीशन जरूरी है कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है। ये तो इसकी बेसिक बात है। अब आता है इसका डेरिवेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी। सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी की, रोटेशनल एनर्जी का अगर हमें डेरिवेशन निकालना है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। उसके लिए आपके पास सबसे पहले जो आता है वो आएगा, भाई परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल में, तो सिंगल मॉलिक्यूल में तो हो नहीं सकता, इसका मतलब मॉलिक्यूल डायटोमिक होना चाहिए सबसे पहली बात। और डायटोमिक में भी दोनों एटम अलग अलग होने चाहिए, सेम होगा तो वो फिर पोलर नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे H2 है, N2 है, O2 है, ये सब क्या है, सेम डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इनमें सेम टाइप के एटम्स है, तो ये आपके पास नहीं देंगे। हेटेरोन्यूक्लियर अगर आता है, हेटेरोन्यूक्लियर एटम्स अगर आते हैं वही आपके पास डायपोल मोमेंट शो करेंगे, ठीक है। अब आप मान के चलते हो कि A से B, ठीक है, अगर ये मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे प्रेजेंट है तो इसका यहां से यहां तक का डिस्टेंस R1 मान लिया मैंने, यहां से यहां तक का R2 मान लिया, ठीक है। और टोटल दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R0। A का मास M1, B का मास M2, ठीक है। आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I = μr²,
म्यू रिड्यूस मास, ठीक है। और रिड्यूस मास क्या होता है 1 अपॉन, भाई रिड्यूस मास होता है 1 अपॉन m1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई m2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 1 बाई m1 प्लस 1 बाई m2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये आता है, क्योंकि एलसीएम लोगे ये वाली चीज नीचे आएगी तो ये ऊपर चली जाएगी, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r नोट का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। रिड्यूस मास को किसकी फॉर्म में पुट कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की में ये, और आर नोट तो क्या था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। अब आगे देखो, देखो आगे क्या आता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल यहाँ से इतना रोटेट कर रहा है वो इतना रोटेट करेगा, दोनों आपस में जस्ट टच कर रहे हैं, दोनों बराबर दूरी पे रोटेट कर रहे हैं, कि वहां उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका मतलब वो ऐसे घूम रहे हैं, दोनों साइड सेम चीज है। तो m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2, ये कहां से आता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास क्या होता है, या तो m1 भाई म्यू आर स्क्वायर लिख सकते हो रिड्यूस मास करके, या फिर समीशन ऑफ mi ri स्क्वायर, दोनों ही फॉर्मूले होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। अब मेरे पास डायटोमिक है तो मैं क्या कर दूंगी, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, यहां से m1 r1 इक्वल्स टू m2 r2 होता है, ठीक है। इसमें भी आपके पास m1 r1 है, इसमें m2 r2 है या नहीं। इसमें एक r1 को छोड़ दो और m1 r1 की जगह क्या पुट हो जाएगा, m2 r2, ठीक है। इसमें एक r2 को छोड़ दो, m2 r2 की जगह क्या पुट हो जाएगा, m1 r1, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसके बाद r1 r2 दोनों में से कॉमन चीज आ गई, कॉमन ले दो, बस ये क्या m1 प्लस m2, ठीक है। m1 प्लस m2 ये बच गया। अब मेरे पास जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r नोट है वो क्या है, r1 प्लस r2, ठीक है। तो r1 या r2 किसी भी एक की वैल्यू, r1 की वैल्यू अगर आपने निकाल ली मान लो यहाँ से, तो ये क्या आएगी, r नोट माइनस r2, इसको पुट कर दो इसके अंदर, किसके अंदर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1 में, 1 ये है, ठीक है। इसमें पुट करोगे तो क्या आएगा, m1 r1 की जगह क्या आ गया, r नोट माइनस r2 और r2 एज इट इज, दोनों में से क्या करोगे भाई, ये जो बाहर है इसको अंदर ब्रैकेट में लेके जाओगे, m1 r नोट माइनस m1, यहां से क्या करो आप r2 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहां से क्या निकाल लो, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी, r2 इक्वल टू इससे आ जाएगा, दिखेगा उधर, m1 r नॉट अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये चीज आपके पास आएगी। सिमिलरली ठीक है, आगे देखो भाई, जैसे इधर आपने r2 निकाला था, सेम मैंने r2 को लिख दिया m1 r नोट का स्क्वायर m1 प्लस m2। सिमिलरली आप कैलकुलेट करोगे r1 को तो आएगा m2 r नोट m1 प्लस m2, ठीक है। दोनों को r1 और r2 को किस में पुट कर दो, i इज इक्वल्स टू mi ri स्क्वायर, ठीक है, समीशन ऑफ mi ri, या फिर इसमें पुट कर दो, दोनों सेम ही चीज है। तो m1 और r1 की जगह पूरी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये और इसका स्क्वायर, प्लस m2 r2 की जगह क्या आ गई, पूरी वैल्यू ये और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसके स्क्वायर को खोल दिया, इधर भी खोल दिया, उसके बाद यहाँ से क्या करो, m1 m2 और r नोट का स्क्वायर ये कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद क्या बचेगा आपके पास, m1 प्लस m2, और नीचे भी क्या है, m1 प्लस m2 का स्क्वायर। तो एक m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 कैंसिल, तो i आपके पास क्या आ गया, m1 m2 r नोट का स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2, या फिर इसको लिख सकते हो म्यू r नोट का स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इससे हमें एनर्जी निकालनी है। सो नेक्स्ट पार्ट देखो भाई, जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया, उसके बाद मेरे पास एंगुलर मोमेंटम जो होता है, रोटेटिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, रोटेशनल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल अगर रोटेट करता है तो उसके लिए फिक्स्ड मोमेंटम नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम ना होके क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम होता है L इज इक्वल्स टू I ओमेगा, ठीक है।
अब आई ओमेगा एल इज इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है रोटेटिंग मोमेंटम, जो रोटेटिंग एंगुलर मोमेंटम होता है अगर वो रोटेशनल मॉलिक्यूल के लिए देखा जाता है तो वो ये होता है जे इंटू जे प्लस वन एच अपॉन 2 पाई, ये क्वांटम में आता है, पर आपको ये याद रखना है कि ये होता है, ठीक है। अब रोटेशनल एनर्जी जो होती है वो E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये भी कैलकुलेट करने पे आती है पर आपको जस्ट ये यूज करनी है, ठीक है। तो मेरे को पता है आई ओमेगा को एल की फॉर्म में मेरे को पता है, ठीक है। तो मैं आई से डिवाइड कर दूं, आई से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा आई ओमेगा का होल स्क्वायर और नीचे क्या आ गया आई ओमेगा की जगह क्या पुट कर दिया एल, तो एल का क्या हो गया स्क्वायर अपॉन आयोटा, एल ये था इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा ये कैंसिल और ये स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। जब इसको पुट करोगे तो एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी एच स्क्वायर जे इंटू जे प्लस वन 8 पाई स्क्वायर आयोटा, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपके पास रोटेशनल एनर्जी, ये क्या आ गई रोटेशनल एनर्जी। देखो उसके आगे आपको क्या देखना है कि मैंने ये एनर्जी निकाल दी E इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर आई जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। अब अगर मैं ये सारी चीजें कांस्टेंट है, इनको अगर मैं बी कंसिडर कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर आ जाएगी बी जे इंटू जे प्लस वन। भाई इसको सबको अगर मैंने जे मान लिया तो बी जे इंटू जे प्लस वन, ठीक है। अब मैं वैल्यूज पुट करके देखती हूँ, अगर मेरे रोटेशनल लेवल्स की वैल्यू ग्राउंड स्टेट से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं 0 1 2 3 4 रोटेशनल एनर्जी लेवल में जाते हैं तो रोटेशनल एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। 0 पुट करोगे तो ये आएगा जे इंटू जे प्लस वन की जगह जे की जगह 0 पुट कर दो, ठीक है। दूसरे में ये आएगा, अगर 1 पुट करोगे तो 2 पुट करोगे तो ये आएगा, 3 पुट करोगे तो ये आएगा। इनका हम अगर डिफरेंस चेक करें तो सेम डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप हायर एनर्जी लेवल्स में जाते जा रहे हो, हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में जाते जा रहे हो, जो एनर्जी का डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रॉन को जंप करनी है, अगर 0 से 1 वाले में करना है तो कम एनर्जी चाहिए, पर अगर 1 से 2 वाले में करना है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिएगी, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो। इसका जनरल अगर कैलकुलेशन करी जाए कि डायरेक्ट हमें डिफरेंस निकालना है, 2 ना निकाल के, तो आप क्या कर लो बी जे इंटू जे प्लस वन होता है तो हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर कर लो, हायर को मान लो जे डैश, ठीक है। और ये आपका था ही बी, आपने उस कांस्टेंट की जगह मान लिया, रोटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं बी को। इसको जे डैश की जगह जे प्लस वन पुट करोगे क्योंकि जस्ट ऊपर वाले के बीच में डिफरेंस देखोगे। इसको कंप्लीट सोल्व करो, मतलब पूरा आपको खोलना है, ठीक है। तो जब इसको पूरा खोलोगे जे डैश की जगह जे प्लस वन आप करोगे तो ये आपको करके दिखाती हूँ मैं। जो आप ये डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे थे, इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या होगा, देखो जे प्लस वन इसके पास भी, जे प्लस वन इसके पास भी, बी इसके पास भी, बी इसके पास भी, तो बी और जे प्लस वन ये कॉमन आ गया, बचा क्या इसका तो जे प्लस टू और इसका क्या बच गया माइनस जे, जे से जे कैंसिल, क्या बच गया 2bj प्लस वन, ये एनर्जी का डिफरेंस आ गया, ठीक है। इसमें जे क्या है, जे है लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। अब आप लोअर एनर्जी लेवल को वैल्यू, अगर 0 से 1 की एक्साइटेशन है आपके पास तो 0 पुट करोगे जे की वैल्यू, 1 से 2 की एक्साइटेशन है तो जे की वैल्यू 1 पुट करोगे, ठीक है। तो आपके पास ये एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आती है, आपने 0 से 1 का देखा, 2b का डिफरेंस आया, डिफरेंस है ये एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी तो हमने देख लिया अलग अलग क्या क्या आएंगी, ये 0 से 1 वाले की 2 एनर्जी का डिफरेंस जो यहाँ कैलकुलेट कर रही थी मैं, वो वाली चीज है, ठीक है। 1 से 2 वाले की 4b, 2 से 3 वाले की 6b, ऐसे 3 से 4 में जाओगे तो 8b, इस तरीके से कि पहली लाइन यहाँ आएगी, दूसरी यहाँ आएगी, तीसरी यहाँ आएगी, चौथी यहाँ आएगी, ठीक है। अब उनका डिफरेंस तो सेम नहीं था, इससे इसमें जाने के लिए एनर्जी तो अलग अलग चाहिए थी, बट जो एनर्जी का डिफरेंस है कि जो ये लाइंस आएंगी ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे आएंगी, सबके बीच में कितना डिफरेंस रहेगा 2b का, सबके बीच में कितना डिफरेंस है, यहाँ भी 2b, यहाँ भी 2b, यहाँ भी 2b, ठीक है। तो ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है इसके अंदर जो लाइंस होती है वो इक्वली स्पेस्ड होती है, ठीक है, इक्वली स्पेस्ड होती है। इसके बाद इसमें एक आपके पास ये आता है
आइसोटोपिक इफेक्ट। आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल के अंदर अगर एक एटम का दूसरा आइसोटोप लगा दिया जाए तो उसमें क्या होगा, उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहता है, सिर्फ उसका मास चेंज होता है। मास चेंज होगा इसका मतलब रिड्यूस मास चेंज होगा, रिड्यूस मास चेंज होगा इसका मतलब आई चेंज होगा। तो बट जो भी अमाउंट चेंज होती है वो सबकी सारी की सारी सेम रहती है, क्योंकि आई जितना एक में चेंज होगा उतना सबके साथ चेंज होगा। तो जो एनर्जीज में चेंजेस आएगा वो सब में सेम आएगा, कि थोड़ा सा अगर आप उसका हायर एटॉमिक नंबर का आप आइसोटोप लगाते हैं तो उसका रिड्यूस मास डिक्रीज होगा। रिड्यूस मास डिक्रीज हो जाएगा मतलब एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, तो एनर्जी थोड़ी सी पहले आ जाएगी। बट सभी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी थोड़ी सी पहले आ जाएगी। तो जो स्पेसिंग है वो आइसोटोपिक इफेक्ट से चेंज नहीं होती।